जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पैरों में छाला होगा। बिना संघर्ष के कोई चमक नहीं सकता यारो। जो तिल तिल के जलेगा उसी के जीवन में उजाला होगा। उसी के जीवन में उजाला होगा। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अश्विनी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म NCERT फाउंडेशन एकेडमी पर। तो बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। हमें पूरी उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गति दिए होंगे अपने पढ़ाई को, क्योंकि आपकी NCERT कोर्स काफ़ी दिन पहले ही स्टार्ट हो चुकी है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपकी जो NCERT कोर्स के जो क्लास 6 की फर्स्ट चैप्टर थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और हम आशा करेंगे कि आप लोगों ने उस चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व किया होगा और पूरी तरह से वो सॉल्व भी हुआ होगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने आए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हमने 2 वीडियो के माध्यम से कवर कराया था। इस चैप्टर को भी हम 2 वीडियो के माध्यम से कवर कराएंगे। तो आज का चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इस वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझेंगे और जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम और अच्छे से समझेंगे, ताकि हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट होगा वह क्लियर एंड क्रिस्टल होगा। तो चलिए, आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और आप लोग अंत तक जुड़े रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अधिकांश बच्चे को लाभ मिल सके। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये आपके चैप्टर का नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। और चैप्टर के नाम से स्पष्ट है कि इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दोनों को जानने से पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं इस चैप्टर से। जैसे ये आपको चित्र दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे टर्म लिखा हुआ एक ग्लोब। ग्लोब क्या है? जैसे आप लोग में से कई लोग, लगभग सभी लोग कैफ़े वाले के पास जाते होंगे और उसके पास किस काम से जाते होंगे कि भैया ये मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, इसका आप जीरोक्स कॉपी कर दीजिए। और वो क्या करता है, जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका सेम टू सेम 2 कॉपी करके वही उसका प्रिंट निकाल करके दे देता है। अर्थात आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका सेम प्रिंट निकाल के कर दिया, यानी जीरोक्स कर दिया। उसी तरह हमारी जो ग्लोब है, यह ग्लोब क्या है, हमारी पृथ्वी का सेम टू सेम बोले तो एक जीरोक्स कॉपी है, एक मॉडल है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को अध्ययन करने के लिए, पृथ्वी को स्टडी करने के लिए एक आकृति बनाई। एक पूरा पृथ्वी, इतनी बड़ी पृथ्वी को, हमारी पृथ्वी को, इतनी बड़ी पृथ्वी को एक छोटे से फॉर्म में संजो के रख दिया, जिसको ग्लोब कहा गया। और वो ग्लोब जो है छोटे से फॉर्म में ही पृथ्वी की सारी, जितनी भी पृथ्वी पर कॉन्टिनेंट्स है, जितनी भी कंट्रीज है, जितनी भी रिवर्स, जितनी भी माउंटेन्स, जितनी भी सिटीज है, सब को ये क्या हुआ, अपने ऊपर इंगित किया हुआ। तो ग्लोब क्या? ग्लोब एक मॉडल है और यह पृथ्वी का एक्यूरेट पूरा का पूरा एक्यूरेट फिगर दिखाता है। इसलिए ग्लोब को पृथ्वी का ट्रू मॉडल कहा गया है। छोटे से फॉर्म में, या कह सकते हैं रेकिप्ला, जिसको कहते हैं जीरोक्स कॉपी, यही हमारा है ग्लोब। तो ग्लोब के बारे में जानेंगे कि ग्लोब क्या? ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक ट्रू मॉडल है, एक वास्तविक नमूना है जो हमारे पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है एक्यूरेटली। ठीक, अगर हम बात करें ग्लोब का निर्माण किसने किया, तो ग्लोब को सबसे पहले जर्मनी के मार्टिन वेहम नामक साइंटिस्ट ने सन 1492 ईस्वी में बनाया। कब बनाया? सन 1492 ईस्वी में मार्टिन वेहम नामक साइंटिस्ट ने इस ग्लोब का निर्माण किया। ग्लोब 2 तरह के होते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल ग्लोब और एक होता है सेलेस्टियल ग्लोब। टेरेस्ट्रियल ग्लोब क्या होता है? टेरेस्ट्रियल ग्लोब को हिंदी में कहते हैं स्थलीय ग्लोब। क्या कहते हैं? स्थलीय ग्लोब। और सेलेस्टियल ग्लोब को कहते हैं आकाशीय या खगोलीय ग्लोब। आकाशीय या खगोलीय ग्लोब। नाम से स्पष्ट, स्थलीय ग्लोब यानी वैसा ग्लोब, इस तरह के ग्लोब में जो है, इस तरह का ग्लोब एग्जैक्टली हमारी पृथ्वी के समान ही दिखता है। इसमें जितनी भी पृथ्वी पर हमारे कॉन्टिनेंट्स है, जितनी भी कंट्रीज है, जितने भी सिटीज़ हो या रिवर्स या माउंटेन, स्पेक्ट्रा जितनी भी चीज़ है, सबको सब इंडिकेट करती है। सब का सब स्थित हमारे स्थलीय ग्लोब पर, सब का सब। आप अपने कॉलेज, इंस्टीट्यूट, जहाँ भी जो ग्लोब देखते हैं वो स्थलीय ग्लोब ही है, जिस कारण से इसको दूसरी भाषा में ग्लोब भी कहा गया। स्थलीय ग्लोब बोले तो टेरेस्ट्रियल ग्लोब को ही ग्लोब भी कहते हैं।
और जो आकाशीय ग्लोब है, ये आकाशीय ग्लोब जो है जितनी भी आकाशीय पिंड है, चाहे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, जो भी चीज़ है, सब का सब ये आकाशीय ग्लोब के माध्यम से दिखाया जाता है। सब का प्रतिनिधित्व कौन करता है? आकाशीय ग्लोब करता है, बोले तो सेलेस्टियल ग्लोब करता है। ये थी ग्लोब की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम जानते हैं एक्सिस क्या है। जब आप ग्लोब को देखेंगे, हमने प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि जो हमारी अर्थ प्लानेट है वो अपने एक्सिस के अराउंड क्या करती है? एक्सिस के अराउंड यानी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में वो मूव करती है, रिवॉल्व करती है हमारी पृथ्वी। और मान लें ये एक हमारी पृथ्वी है, ये एक पृथ्वी है, और पृथ्वी के ठीक बीच में जो है, ठीक सेंटर से होकर के एक लाइन गुजरती है जिसको हम लोग एक्सिस कहते हैं। एक्सिस क्या है? एक्सिस एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के, चाहे ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ क्यों ना हो, वो जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ठीक सेंटर से होकर के गुजरता हो और वो ऑब्जेक्ट उस इमेजिनरी लाइन के अराउंड मूव करता हो, रिवॉल्व करता हो, तो उसी इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। और हमारी जो पृथ्वी है वो उसी एक्सिस के अराउंड वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है, बशर्ते ये जो एक्सिस है ये एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा, जिस वजह से ये हमें पृथ्वी पर आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन यह एक काल्पनिक रेखा को मान के पृथ्वी जो है उसके चारों ओर घूमती है। जब आप ग्लोब में देखेंगे तो ग्लोब में इस एक्सिस को दिखाया गया है, ठीक। अब ये ग्लोब जो है, ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस जिस दो पॉइंट से होकर के गुजरती है, एक्सिस हमारे ग्लोब पर, जब आप ग्लोब को देखेंगे तो ग्लोब में दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। ये ग्लोब का दो पॉइंट है। इस जिस पॉइंट से होकर के ग्लोब पर वैसा दो पॉइंट, जिस पॉइंट से होकर के हमारी एक्सिस पासस करती है, उसी दो पॉइंट को हम लोग कहते हैं पोल। उसी दो पॉइंट को क्या कहा जाता है? पोल कहा जाता है। ये चूंकि नॉर्थ डायरेक्शन में, चूंकि आपको डायरेक्शन का अंदाजा होगा कि ये नॉर्थ वाला हिस्सा है, ये साउथ वाला, ये ईस्ट वाला, ये वेस्ट वाला, ठीक। ये ईस्ट वाला, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो ये नॉर्थ वाला ऊपर वाला हिस्सा क्या नॉर्थ है, तो इसको नॉर्थ पोल नाम दिया गया। इस पॉइंट का क्या नाम दिया गया? नॉर्थ पोल। और इस पॉइंट को नाम दिया गया साउथ पोल। तो वैसा दो पॉइंट, ग्लोब पर स्थित वैसा दो पॉइंट जिससे होकर के एक्सिस हमारा गुजरता हो, उसी दो पॉइंट को पोल कहा गया। जो ऊपर वाला पार्ट है पृथ्वी का, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको नॉर्थ पोल कहा गया, जो पृथ्वी का नीचे वाला पार्ट है उसको साउथ पोल कहा गया। ये थी पोल। क्लियर है? अब हम जानेंगे कि इक्वेटर क्या होता है। ये जो इमेजिनरी लाइन है, इस इमेजिनरी लाइन के अलावा भी एक इमेजिनरी लाइन होता है हमारी पृथ्वी पर, जो पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जो पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसी इमेजिनरी लाइन को कहा गया इक्वेटर। आपको बता दूं जानकारी के लिए कि इक्वेटर क्या है? एक लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड क्या होता है? सिंपल भाषा में बोले तो वैसा काल्पनिक रेखा जो लेटी हुई हो, जो पृथ्वी पर कैसी हो? लेटी हुई हो। जो पृथ्वी पर कैसी हो? लेटी हुई। लेटी हुई रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स कहते हैं। चूंकि हमारा पृथ्वी स्फेरिकल है, गोलाकार है, तो जिस कारण से इस पर तो सीधी रेखा तो हो नहीं सकती, स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकती, इसलिए यहाँ जो होती है, यहाँ जो लैटिट्यूड होती है वो कैसी होती है? सर्कुलर नुमा होती है, इमेजिनरी सर्कुलर लाइन होती है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ये होती है। ये इमेजिनरी सर्कुलर लाइन होती है और बहुत बड़ी ग्रुप में होती है, और ढेर सारा लेटी हुई लाइन हमारी पृथ्वी पर मिल जाएंगे, इमेजिनरी ढेर सारा मिल जाएंगे। उनमें से एक महत्वपूर्ण जो है जिसको इक्वेटर कहा गया। क्यों महत्वपूर्ण? क्योंकि पृथ्वी के ठीक बीच से होकर गुजरती है और पृथ्वी को दो बराबर हिस्से में बांटती है। जैसे ये ठीक बीच से होकर की गुजरी तो पृथ्वी को दो बराबर, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये दो बराबर हिस्से में बांट दी, और दो बराबर हिस्से में बांट दी। अब हम जानेंगे कि हेमीस्फीयर क्या होता है। हेमीस्फीयर क्या होता है? हेमीस्फीयर जो होता है, किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जब आधा करेंगे आप, किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को जब आप दो बराबर भाग में बांटेंगे तो उसका हर एक पार्ट क्या कहलाता है? हेमीस्फीयर कहलाता है। तो हमारा पृथ्वी जो है, हमारा जो अर्थ है, यह क्या है? स्फेरिकल नुमा ऑब्जेक्ट है। और जब आप इस स्फेरिकल नुमा ऑब्जेक्ट को किसी इक्वेटर लाइन से दो बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसका जो हर एक पार्ट होगा वो क्या होगा? हेमीस्फीयर होगा। चूंकि ये उत्तर वाला पार्ट है तो इसलिए इसको कहा गया नदर्न हेमीस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध। ये दक्षिण वाला पार्ट है तो इसको कहा गया सदर्न हेमीस्फीयर, बोले तो दक्षिणी गोलार्ध। तो ये हिस्सा क्या है हमारा? नदर्न हेमीस्फीयर, नदर्न हेमीस्फीयर। और ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा सदर्न हेमीस्फीयर, ठीक।
तो ये नदर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर, और बीच में जो लाइन है वो क्या हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर एक तरह का लैटिट्यूड होता है, जो लेटी हुई रेखा होती है उसी को लैटिट्यूड कहा गया है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है? अब जब आप इक्वेटर से चाहे नॉर्थ पोल की ओर जाइए या साउथ पोल की ओर जाइए तो आपको ढेर सारे ग्रुप में आपको लैटिट्यूड्स मिल जाएंगे, यानी ग्रुप ऑफ लैटिट्यूड्स, यानी लैटिट्यूड्स का जो समूह है वही क्या कहलाता है, वो पैरेलल होता है। चूंकि लैटिट्यूड्स का जो ग्रुप होता है, ढेर सारा लैटिट्यूड, वो एक दूसरे क्या होता है, पैरेलल होता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, जब आप किसी मान ले ऑनियन को ले लेते, प्याज को लेते, जब आप प्याज को ऐसे ऐसे करके काटेंगे, उसका हर एक परत जो निकलेगा, हर एक जो लेयर निकलेगा वो क्या होगा, स्फेरिकल, और वो क्या होगा, एक दूसरे क्या ऐसे ऐसे बैठा हुआ है, यानी क्या एक दूसरे के पैरेलल है। उसी तरह ऐसे ऐसे आपको अच्छे से फिगर बना के आपको समझाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। फिगर बनाते हैं, जैसे मान ले ये हमारा है अर्थ, ठीक। इक्वेटर हमने बता दिया कि वे लाइन जो मान ले स्फेरिकल है तो लाइन तो सीधी नहीं हो सकती, वो क्या होगी, सर्कुलर नुमा होगी। तो ये जो सर्कुलर नुमा लेटी हुई रेखा है हमारी पृथ्वी पर, इस तरह से लेटी हुई ये जो सर्कुलर इमेजिनरी लाइन है, इसी को क्या कहा गया, इसी को कहा गया इक्वेटर। इसी को क्या कहा गया, इक्वेटर कहा गया। ठीक है, अब इसी इक्वेटर के ऊपर, चूंकि इक्वेटर ने हमारी जो स्फेरिकल नुमा अर्थ है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो ये हमारा हो गया नॉर्थ वाला पार्ट है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये साउथ वाला पार्ट है तो सदर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध, इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक, अब इसी इक्वेटर से आप जब नॉर्थ पोल की ओर बढ़ेंगे या साउथ पोल की ओर बढ़ेंगे तो आपको ढेर सारा लैटिट्यूड मिल जाएगा, ऐसे ऐसे लेटी हुई रेखा ढेर सारा मिल जाएगा, और वो ग्रुप में मिलेगा, और ग्रुप में मिलेगा क्या, एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसे ऐसे लैटिट्यूड ऐसे 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 करके ढेर सारा मिल जाएगा, पैरेलल्स ऑफ वो लैटिट्यूड होगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं लैटिट्यूड को, जो हम लोग है वो डिग्री में मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं। डिग्री क्या होता है, क्योंकि हमारा जो ये कंप्लीट सर्कल है, ये जो हमारा अर्थ है स्फेरिकल नुमा कंप्लीट, इसका अगर हम चक्कर लगाएंगे तो एक चक्कर लगाने पूरा कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का एंगल बनेगा। कंप्लीट सर्कल लगाने में 360 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमारा जो यहाँ से यहाँ पूरा का पूरा घूमे तो क्या होगा, 360 डिग्री। मान ले यहाँ हमारा कोई लेटीट्यूड है, तो इस लेटीट्यूड का हमको पार्टिकुलर पोजीशन जानना है कि कहाँ पर स्थित है। तो डिस्टेंस थोड़े ना स्फेरिकल का आप पता कर पाइएगा, डिस्टेंस आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन जब आप इसका एंगुलर निकालेंगे, ये यहाँ है, और इसका जो इक्वेटर है, इक्वेटर किसी भी जो मध्य से होकर गुजरा, वो जो बीच से मिडिल लाइन होता है, वो किसी भी अदर पॉइंट को ज्ञात करने का रेफरेंस पॉइंट होता है। तो आप इसी इक्वेटर से होकर इसका एंगल ज्ञात कर सकते हैं। जो जितना डिग्री एंगल होगा वही उसका क्या हो जाएगा, उसका पता चल जाएगा, वही उसका पार्टिकुलर पोजीशन हो जाएगा। तो किसी भी लैटिट्यूड का पार्टिकुलर पोजीशन कैसे ज्ञात करेंगे, तो डिस्टेंस तो हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो उसके लिए डिस्टेंस का काम कौन करेगा, वही एंगल करेगा। इसलिए इसको हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं। चूंकि हमारा एंगल जो था डिग्री में होता, इसलिए इसको डिग्री में मेजर करते हैं। और हमारा ये जो मिडिल में लाइन है इक्वेटर, इसको हम लोग 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 0 डिग्री से रिप्रेजेंट हुआ। अब 0 डिग्री से ऊपर जाइएगा तो डिग्री बढ़ेगा, 0 डिग्री नीचे आएगा तो भी डिग्री वही रहेगा। क्योंकि हमारा जो एक कंप्लीट सर्कल है, इसको एक कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री लगता है। और कॉन्सेप्ट है कि जब आप इक्वेटर से किसी भी पोल की तरफ जाइए, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ बढ़िए या साउथ पोल की तरफ आइए, तो पूरा इक्वेटर से नॉर्थ पोल का डायरेक्ट डिस्टेंस और इक्वेटर से साउथ पोल का जो डिस्टेंस होता है वो पूरा कंप्लीट सर्कल का 1/4 होता है। पूरा कंप्लीट सर्कल का एक चक्कर कितना 360 डिग्री लगता है, उसका 1/4 बोले तो 90 डिग्री हो गया। यानी कि इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक का डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 90 डिग्री। या इक्वेटर से यहाँ साउथ पोल तक का डायरेक्शन कितना है, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, क्योंकि कॉन्सेप्ट है कि पूरा कंप्लीट सर्कल का 1/4 होता है किसी भी इक्वेटर से किसी पोल का डिस्टेंस। ठीक है, जब आप 90 डिग्री वाला लैटिट्यूड को ज्ञात करेंगे तो 90 डिग्री वाला लैटिट्यूड हमारा कहाँ स्थित है, नॉर्थ पोल पर स्थित है। और इस तरफ देखेंगे सदर्न हेमिस्फीयर, पूछेगा कि उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री वाला जो लैटिट्यूड है हमारा, 90 डिग्री वाला लैटिट्यूड वो कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है नॉर्थ पोल पे। क्योंकि नॉर्थ पोल तक का ही डिस्टेंस क्या है, 90 डिग्री है। और जब आप दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री वाला लैटिट्यूड को पूछेंगे क्या नाम है उसका, तो वो कहाँ स्थित है, साउथ पोल पे, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पे। ठीक है, और जब आप
क्या कहते हैं, इक्वेटर से जितनी भी ऊपर है, नॉर्थ डायरेक्शन में जितनी भी लेटीट्यूड है उसको कहते हैं नॉर्थ लेटीट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश। और इक्वेटर से जितनी भी साउथ वाला हिस्सा में जितनी भी लेटीट्यूड है उसको कहते हैं साउथ लेटीट्यूड यानी दक्षिणी अक्षांश। क्लियर है। और जब आप इक्वेटर से किसी भी पोल की तरफ बढ़ेंगे, चाहे उत्तरी पोल की ओर बढ़िए या दक्षिणी पोल की ओर बढ़िए, तो लेटीट्यूड का जो साइज है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा फिर पृथ्वी क्या हुआ, यहाँ आकर के सिकुड़ गया, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ इतनी बड़ा होगा, इसका साइज क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। ये थी कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा। और हमारी जो महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र राज्य में एक स्थान है चंद्रपुर एक स्थान है, चंद्रपुर एक स्थान है जो 20 डिग्री लेटीट्यूड पर स्थित है। और ब्राजील में एक स्थान है बेलो होरिजेंट। महाराष्ट्र में कौन सा स्थान है, चंद्रपुर, और ब्राजील में एक स्थान है बेलो होरिजेंट, बेलो होरिजोंट। ये दोनों जो है 20 डिग्री लेटीट्यूड पर स्थित है, पर एक ही लेटीट्यूड पर तो स्थित नहीं होगा, दोनों अलग अलग लेटीट्यूड पर स्थित होगा। इसीलिए ये 20 डिग्री नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, इसलिए इसको 20 डिग्री क्या कहा गया, नदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, इसलिए 20 डिग्री नॉर्थ कहा गया, यानी कि उत्तरी अक्षांश। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है हमारा महाराष्ट्र का चंद्रपुर स्थान, और ब्राजील का बेलो होरिजोंट स्थान जो है यह 20 डिग्री साउथ लेटीट्यूड है। क्लियर है। अब हम अगला जानेंगे इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स, साथ ही साथ हीट जोन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी पर जो हीट जोन है उष्मा वाला एरिया, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। आपको एक अच्छा सा फिगर बनाते उसके द्वारा पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये बड़ा वाला, सॉरी क्योंकि गोला नहीं बना पूरा, मान लीजिए पूरा क्या है, हमारा अर्थ है। ठीक, ये अर्थ हो गया, और अर्थ को दो इक्वल पार्ट में जो लाइन डिवाइड करते हैं उस लाइन को क्या कहा गया, इक्वेटर। ये हमारा हो गया इक्वेटर 0 डिग्री पर, ये 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा हो गया इक्वेटर। ठीक है। अब ये तो इक्वेटर हो गया। अब कुछ महत्वपूर्ण लेटीट्यूड्स के बारे में पहले जानते हैं, फिर जानेंगे हीट जोन ऑफ द अर्थ। इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स कौन है, ये हो गया हमारा 0 डिग्री पर इक्वेटर हो गया, ये इधर हो गया नॉर्थ पोल, और ये हो गया साउथ पोल। ठीक है। अब जब आप इस इक्वेटर से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, डिग्री बढ़ेगा, तो डिग्री बढ़ेगा तो ढेर सारे लेटीट्यूड्स में मिलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स के बारे में जानना है। तो जब आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो जब आप 23.5 डिग्री लेटीट्यूड के पास जाएंगे तो वो लेटीट्यूड मिलेगा आपको, उस लेटीट्यूड का नाम है 23.5 डिग्री। चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसको कहते हैं नॉर्थ लेटीट्यूड। 23.5 डिग्री जो नॉर्थ लेटीट्यूड है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड जो है उसका नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसी तरह जब आप नीचे आएंगे तो नीचे भी आपको 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, चूंकि सदर्न पोल में हम काम कर रहे हैं, तो 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड जो है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हिंदी में कहते हैं मकर रेखा। ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड है। ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है, जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, जब आप फिर और ऊपर जाएंगे तो आपको 66.5 डिग्री पे एक और लेटीट्यूड मिलेगा, 66.5 डिग्री पे एक और लेटीट्यूड मिलेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जिसका नाम है आर्कटिक सर्कल। ठीक है। और फिर उसी तरह 66.5 डिग्री आप जब सदर्न हेमिस्फीयर में भी जाएंगे, 66.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, उसका नाम होगा अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है। तो ये हमारी पृथ्वी पर
5 कितनी 5 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है। उनमें से तो एक यही हमारा हो गया इक्वेटर। ये क्या हो गया इक्वेटर। फिर इक्वेटर से जब आप ऊपर यानी नदर्न हेमिस्फीयर की ओर बढ़ेंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मिलेगा जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर और थोड़ा सा ऊपर बढ़िएगा तो 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मिलेगा जिसका नाम है आर्कटिक सर्कल। फिर आप जब इक्वेटर से सदर्न हेमिस्फीयर की ओर आइएगा तो आपको 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मिलेगा जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और 66.5 डिग्री और नीचे आने पर 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मिलेगा जिसका नाम है अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, अब हम बात कर ले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा एक इमेजिनरी लाइन है जो पृथ्वी के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर के गुजरती है। ठीक, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा की बात करें तो यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत के कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और उस 8 राज्य के क्रम को अगर आप पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन में अरेंज करेंगे तो सबसे कौन सा डायरेक्शन है पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन में अरेंज कीजिएगा तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा गुजरात। सबसे पहले क्या हो जाएगा गुजरात। इसके बाद हमारा हो जाएगा गुजरात। इसके बाद हमारा हो जाएगा राजस्थान। इसके बाद मध्य प्रदेश एमपी। इसके बाद छत्तीसगढ़। इसके बाद झारखंड। इसके बाद पश्चिम बंगाल। इसके बाद त्रिपुरा। इसके बाद मिजोरम। ये 8 राज्य है जिनसे होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोले तो कर्क रेखा गुजरती है। और ये किस डायरेक्शन में पश्चिम से पूर्व। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा को जो है माही नदी जो मध्य प्रदेश से होकर के निकलती है, यही माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वह है माही नदी। ये थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, मकर रेखा की। मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा जो है यह एक ऐसा पृथ्वी पर एक ऐसा काल्पनिक रेखा है जो 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड यानी कि दक्षिणी अक्षांश से होकर के गुजरता है। पृथ्वी के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से होकर के गुजरता है तो उसी को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। मकर रेखा यह भारत में कहीं से भी नहीं गुजरता, भारत के किसी भी स्थान से होकर के नहीं गुजरता। यह अफ्रीका हो गया और एशिया के कुछ अलग हिस्सों में, इसके बाद उत्तरी अमेरिका, उन सब हिस्सों से, साउथ अमेरिका, उन सब हिस्सों में यह गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। भारत के किसी भी स्थान से होकर के नहीं गुजरती है मकर रेखा। मकर रेखा को जो है लिम्पोपो नदी जो बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका के सीमा पर जिसका उद्गम स्थल है, वही लिम्पोपो नदी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा को 2 बार काटने का काम करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो गया आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और यह अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अब हम बात करते हैं हीट जोन ऑफ दी अर्थ। पृथ्वी पर जो हीट जोन है, पृथ्वी पर हीट जोन क्यों होता है यानी उष्मा वाला क्षेत्र, उष्मा के क्षेत्र क्यों होता है, इसका कारण है सनलाइट। सन के लाइट के इफेक्ट के कारण ही क्या होता है पृथ्वी पर जो अलग अलग क्षेत्र में बढ़ जाता है, हमारा पृथ्वी पर जो अलग अलग एरिया बढ़ जाता है। जैसा कि मान ले कि यहाँ हमारा सूर्य है, यहाँ हमारा क्या है, ये हमारा सन है, ये हमारा सन है। अब सन से जो लाइट निकलेगी, जब आप टॉर्च को किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पर जलाइएगा क्या होगा, वो टॉर्च का सीधा लाइट क्या, जहाँ सीधा लाइट पड़ेगा वहाँ क्या होगा, ज़्यादा लाइट होगा, वहाँ ज़्यादा लाइट होगा। लेकिन साइड वाला सब क्या होगा, लाइट तो जाएगा पर तिरछी जाएगा, उतना अमाउंट में नहीं जाएगा। तो उसी तरह ये हमारा सन है, इसकी जो लाइट जाएगी वो इस एरिया में क्या होगी, ज़्यादा जाएगी। इस एरिया में लाइट ज़्यादा जाएगी सन की लाइट, और इधर भी जाएगी तो इधर क्या होगी, तिरछी जाएगी, इधर भी जाएगी क्या होगी, तिरछी जाएगी, कम मात्रा में जाएगी। तो जहाँ ज़्यादा लाइट जाती है यानी पृथ्वी पर वो एरिया जहाँ ज़्यादा अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट में सन का लाइट पहुँचता है, वो एरिया क्या होता है, वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ क्या होती है, ज़्यादा गर्मी होती है। और इसीलिए उस जोन को कहा गया टॉरिड जोन, बोले तो उष्ण कटिबंध। क्या कहा गया, उष्ण कटिबंध, यानी कि ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा उष्ण है, इसलिए उसको कहा गया उष्ण कटिबंध। तो ये ट्रॉपिक उष्ण कटिबंध वाला एरिया कहाँ स्थित है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा। तो ट्रॉपिक वो एरिया जो
वो एरिया, पृथ्वी पर वो एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मध्य स्थित है, जहां मैक्सिमम अमाउंट में हीट को, सनलाइट को रिसीव करता है, वही एरिया क्या कहलाता है? वो एरिया कहलाता है उष्णकटिबंध, बोले तो टोरिड जोन। तो ये एरिया क्या हो जाएगा हमारा? ये वाला एरिया ये हो जाएगा हमारा टोरिड जोन। कौन सा जोन? टोरिड जोन, यानी उष्णकटिबंध। ये वाला एरिया कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है, यहाँ सन का लाइट डायरेक्ट पड़ेगा, फोकस करेगा, जिस कारण से यहाँ ज्यादा गर्मी होगी, इसलिए इसको कहा गया उष्णकटिबंध टोरिड जोन। ठीक, अब इधर जो लाइट आएगी, इधर भी लाइट आएगी, लेकिन इसके कंपैरिजन क्या होगी? कम लाइट आएगी, यानी यहाँ लाइट कम आएगी, इधर भी लाइट क्या होगी? कम आएगी कम। तो यानी थोड़ा सा गर्मी भी होगा, थोड़ा सा ठंडी भी होगा, यानी शीत भी होगा, उष्ण भी होगा। तो शीत और उष्ण दोनों होगा तो हो गया शीतोष्ण कटिबंध। तो वो ये एरिया क्या कहलाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। ये एरिया भी शीतोष्ण कटिबंध, ये एरिया भी शीतोष्ण कटिबंध। चूंकि यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, इसलिए इसको नॉर्थ शीतोष्ण कटिबंध यानी उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहा था। इंग्लिश में कहते हैं इसको टेम्परेट जोन। इसको कहा क्या कहा जाता है? टेम्परेट जोन। चूंकि नॉर्थ में है तो नॉर्थ टेम्परेट जोन, और ये साउथ में है तो साउथ टेम्परेट जोन। ठीक, तो ये एरिया कौन सा एरिया है? ये इसको देखेंगे नदन हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक सर्कल के मध्य, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक सर्कल के मध्य तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक सर्कल के मध्य का जो स्पेस है, वहाँ मॉडरेट टेम्परेचर पहुंचती है, जिस कारण से इसको कहा गया शीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट जोन। चूंकि यह दक्षिणी गोलार्ध में है तो इसलिए कहा गया, इसको कहा गया दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और ये उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। लेकिन दोनों क्या है? टेम्परेट जोन है। ये टेम्परेट जोन हो गया, ये मकर रेखा और अंटार्कटिक सर्कल और कर्क रेखा और आर्कटिक सर्कल। अब बचा ये जोन जो है, ये आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का स्पेस और अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का स्पेस। यहाँ जो है, यहाँ सूर्य की रोशनी न के बराबर पहुंचती है, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल, साथ ही साथ अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के मध्य का जो स्पेस होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा वेरी कोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, न के बराबर सूर्य की रोशनी पहुंचती, जिस कारण से इसको कहा गया फ्रीज्ड जोन। कौन सा जोन? फ्रीज जोन, बोले तो शीत कटिबंध, ठंडा प्रदेश। जिस कारण से और आप पढ़ेंगे आगे कि जब आप इक्वेटर से यानी ऊपर की ओर जाएंगे और ऊपर नॉर्थ पोल की ओर जब आप बढ़ेंगे, जब आप पोल्स की ओर बढ़ेंगे, चाहे पोल्स नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल, पोल्स के आप जब नज़दीक जाएंगे तो वहाँ ठंडा प्रदेश है, वहाँ जीवन संभव नहीं, क्योंकि यहाँ सूर्य की लाइट पहुँचती नहीं, जिस कारण से यहाँ काफ़ी ठंडा है, इसलिए इसको फ्रीज जोन कहा गया। ये भी वही एरिया था, इसलिए इसको भी फ्रीज जोन कहा गया, बोले तो शीत कटिबंध कहा गया। ये थी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट। हमने आज की क्लास में ग्लोब क्या है, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही साथ एक्सिस क्या है और पोल्स क्या है, इसकी चर्चा की। साथ ही साथ लैटिट्यूड्स और जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, चाहे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, चाहे वो इक्वेटर हो और आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ये बात की। साथ ही साथ हीट जोन कौन कौन है, 3 हीट जोन है, टॉर्रिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रीज जोन, इसकी बात की। तो आज की क्लास में हमने लैटिट्यूड्स वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, साथ ही साथ ग्लोब को भी कुछ बेसिक आइडिया दिया। अब हम अगला क्लास जो आएगा, हमारा अगला वीडियो नेक्स्ट पार्ट, उसमें हम लॉन्गिट्यूड की संपूर्ण जानकारी जानेंगे। अगले पार्ट में लॉन्गिट्यूड क्या है, साथ ही साथ लॉन्गिट्यूड एंड टाइम क्या है, उसके बीच क्या रिलेशन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, प्राइम मेरिडियन क्या है, इन सारे के बारे में जानेंगे अगले क्लास में। आज के कॉन्सेप्ट हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगा, और आज के अगर कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, क्योंकि हमने जितनी भी कॉन्सेप्ट बताया उसकी डिफिनेशन नहीं लिखा है, क्योंकि हमने बताया कि आपको इस क्लास का अगर नोट्स चाहिए तो आप हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, उस पर हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको इस क्लास का नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं, अपने अंदर की समझ के अनुसार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस बोर्ड के माध्यम से। आप कॉन्सेप्ट को समझिए और खुद से नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और अगले क्लास जाएगा वो लॉन्गिट्यूड पे होगा। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितनी भी कमियां और ज़्यादा कमियां नज़र आ रही है वो सारा का सारा कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।